friends, how are you? You are all welcome on my channel Law Notes Academy. I am Rashmi Vora. Today I am giving you the notes on the law of taxation. टैक्सेशन का टॉपिक सब बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो कॉमर्स के स्टूडेंट हो, 11th-12th के, बीकॉम के स्टूडेंट्स हो या सीए के स्टूडेंट्स हो या फिर लॉ के स्टूडेंट्स हो. लॉ में भी टैक्सेशन का सब्जेक्ट है, तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग टैक्सेशन, हु आर रीडिंग टैक्सेशन. तो आई एम टेलिंग यू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन. आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स बता रही हूँ, इसके उद्देश्य या इसकी विशेषताएं क्या हैं टैक्सेशन की, टैक्सेशन क्यों लगाया जाता है, टैक्सेशन क्या है. ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन बताया था टैक्सेशन का, मेरे चैनल लॉ नोट्स एकेडमी पे आप देख सकते हैं. और असेसी कौन होता है, असेसी मतलब जिसने टैक्स पे करना होता है या करदाता जिसको बोलते हैं, तो वो कौन होता है. उससे पहले मैंने ये 2 वीडियोस बनाए थे, आपने यू कैन चेक इट ऑन माय चैनल लॉ नोट्स एकेडमी. टुडे इज़ द टॉपिक ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन. Let's start the topic now. The primary purpose of taxation is to raise revenue to meet huge public expenditure. Most governmental activities must be financed by taxation. मतलब अपना प्राइमरी पर्पस जो है टैक्सेशन का वो यही है गवर्नमेंट का कि रेवेन्यू को या फंड्स को इकट्ठा करे ताकि टू मीट ह्यूज पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब लोगों के लिए जो वो एक्सपेंडिचर्स करते हैं, जो काम वेलफेयर के लिए या जो काम लोगों के लिए पब्लिक के लिए गवर्नमेंट करती है, उसके लिए उन एक्टिविटीज़ के लिए उनको फाइनेंस इकट्ठा करना पड़ता है, इसलिए टैक्स लगाया जाता है. ठीक है, बट इट इज़ नॉट द ओनली गोल. सिर्फ यही पर्पज़ नहीं है गवर्नमेंट का कि आपके ऊपर सिर्फ इन्हीं कामों के लिए टैक्स लगाया जाए. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहा जाता है टैक्सेशन पॉलिसी हैज़ सम नॉन रिवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स. मतलब टैक्सेशन पॉलिसी का मतलब सिर्फ इसका मतलब यही नहीं है कि सिर्फ रिवेन्यू ही इकट्ठा करेगा, नॉन रिवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं. देखिए आगे बताती हूँ, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा. ट्रूली स्पीकिंग, इन द मॉडर्न वर्ल्ड टैक्सेशन इज़ यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी. आज के समय के अंदर मॉडर्न जो आजकल का वर्ड है, दुनिया जो बदलती जा रही है, उसमें सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए ही टैक्सेशन को यूज़ किया जाता है. ये एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है टैक्सेशन इकोनॉमिक पॉलिसी का. इट अफेक्ट्स द टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. इससे क्या है, पूरी वॉल्यूम प्रोडक्शन जितनी भी देश के अंदर होती है उसको अफेक्ट करता है, कंजम्पशन को भी अफेक्ट करता है, इन्वेस्टमेंट को भी, चॉइस ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन एंड टेक्निक्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एटसेट्रा. इन सब कामों के लिए भी टैक्सेशन का यूज़ किया जाता है कि भाई कंजम्पशन कितनी हो रही है, देश में इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ कितनी इन्वेस्टमेंट है, चॉइस ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, भाई गवर्नमेंट को ये सारी लोकेशन, टेक्निक्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन सब का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये सारा देखना पड़ता है. पूरा इकोनॉमिक सिस्टम को मैनेज करने के लिए टैक्सेशन का और फंड इकट्ठा करने के लिए ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, Here we will discuss the objectives of taxation. तो इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं टैक्सेशन के, उनको इन 5-6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ये टॉपिक्स हैं, देखिए आपको समझ में आ जाएगा. देखिए किस किस काम के लिए टैक्सेशन इज़ इन मॉडर्न पब्लिक फाइनेंस. मॉडर्न टाइम में पब्लिक फाइनेंस के लिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं, हेड्स हैं, जिसके अंडर गवर्नमेंट को कलेक्शन करनी पड़ती है फंड्स इकट्ठा करने के लिए टैक्सेशन के थ्रू. तो वो क्या है, सबसे पहला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट. देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए और ऊपर चढ़ाने के लिए, ऊपर ले जाया जाए, अच्छा करने के लिए, सुधारने के लिए. सेकंड है फुल एम्प्लॉयमेंट, अच्छा लोगों को रोज़गार देने के लिए, सबको रोज़गार देने के लिए. थर्ड है प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब प्राइस में जो रेट जो है चीज़ों के ऊपर नीचे होते रहते हैं, उनको स्टेबल करने के लिए, मतलब ऊपर नीचे ना हो सके, इसलिए उनके पास फंड्स होगा तो वो लोगों को परेशानी नहीं होगी. जैसे आजकल रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई होती जा रही है, तो वो कंट्रोल में नहीं हो रहा. तो वो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट आजकल थोड़ी सी हिली हुई है, एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब सिस्टम नहीं बन पा रहा है हमारे देश में अभी इस समय, स्टेबिलिटी नहीं हो रखी है. ठीक है, उस स्टेबिलिटी को इकट्ठा करने के लिए ही, ठीक करने के लिए ही फंड्स की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए टैक्स लगाए जाते हैं. फोर्थ है कंट्रोल ऑफ साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, मतलब जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं ऊपर नीचे, साइक्लिकल जो आ रहा है देश के अंदर, कोई उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए. फिफ्थ है रिडक्शन ऑफ बीओपी डिफ़िकल्टीज़, जो बीओपी के अंदर जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं उनको कम करने के लिए. सारे टॉपिक मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी तो आपको समझ आएगा. और नॉन रिवेन्यू ऑब्जेक्टिव, और इन सबके अलावा जो नॉन रिवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स भी हैं उन सबको भी पूरा करने के लिए ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनके लिए टैक्सेशन की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन ही बता रही हूँ आज. तो पहला टॉपिक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो भी मैंने आपको ऊपर बताया. इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है, वन ऑफ द
इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है टैक्सेशन का इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री इज लार्जली कंडीशनड बाय द ग्रोथ ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज द किंग पिन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब लार्जली जो कंडीशन जो होती है कंट्री की ग्रोथ की, वो कैपिटल फॉर्मेशन की जो होती है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेसिस पे ही होती है सारी, ठीक है। बट LDCs जो है मतलब लोअर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं यूजुअली वो सफ़र करती हैं फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ कैपिटल। मतलब जिनके पास कैपिटल स्टोरेज नहीं होता, जैसे आजकल श्रीलंका के अंदर ये कंडीशन बनी हुई है कि उनके पास कैपिटल नहीं है, उनके पास लोगों को देने के लिए ना एम्प्लॉयमेंट है, ना फूड है, ना इकोनॉमिक कुछ भी स्ट्रक्चर उनका बिगड़ा हुआ है, जैसे श्रीलंका का आजकल है। तो ये होता है जिनके पास नहीं है वो सफ़र करते हैं स्टोरेज ऑफ कैपिटल से, उनके देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। To overcome of the scarcity of capital, government of these countries mobilize resources so that the rapid capital accumulation takes place। तो इसी scarcity यानी कि कमी को, कैपिटल की कमी जो होती है, इसकी कमी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट को करना पड़ता है, इन कंट्रीज़ को जहाँ पे ये दिक्कत होती है उनको मोबिलाइज रिसोर्सेज करने पड़ते हैं, रिसोर्सेज को लाना पड़ता है, घुमाना पड़ता है इधर से उधर, सो दैट द रैपिड कैपिटल एक्यूमुलेशन टेक्स प्लेस, ताकि एक कैपिटल का एक्यूमुलेशन एक जगह पे आ सके और कैपिटल इकट्ठी हो सके। टू सेटअप बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मतलब पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो भी करते हैं उनको सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, टैक्स रिवेन्यूज़, उन्हें टैक्स रिवेन्यूज़ लेने पड़ते हैं, टैक्स से कलेक्शन करनी पड़ती है। थ्रू प्रॉपर टैक्स प्लानिंग द रेशियो ऑफ सेविंग्स टू नेशनल इनकम कैन बी रेज्ड। मतलब अगर प्रॉपरली ढंग से, ठीक ढंग से अगर प्लानिंग की जाएगी रेट्स ऑफ सेविंग की, अगर गवर्नमेंट को इकोनॉमिक अच्छे से आती होगी, ठीक से काम करेंगी, तो नेशनल इनकम जो होती है वो बढ़ जाती है। बाय रेजिंग द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ टैक्सेस, मतलब अगर आप जो एग्जिस्टिंग जो रेट ऑफ टैक्सेस चल रहे हैं, जितने भी परसेंटेज के हिसाब से टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, उनको अगर बढ़ा देती है गवर्नमेंट, और बाय इम्पोजिंग न्यू टैक्सेस, या फिर नए टैक्स लगा देती है, अगर कर लगा देती है गवर्नमेंट, तो द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन कैन बी मेड स्मूथ। तो उससे जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन का, कैपिटल को बनाने का, कि कैपिटल कैसे इकट्ठी की जाए, वो स्मूथ हो जाता है, आसान हो जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट को नए नए टैक्सेस लगाने पड़ते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रेजिंग ऑफ सेविंग्स इनकम रेशियो विच कैन बी इफेक्टिवली रेज्ड थ्रू टैक्सेशन पॉलिसी। मतलब जो एलिमेंट होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो इस सेविंग्स को ही उनको बढ़ानी पड़ती है, अपनी सेविंग इनकम रेशियो जो होती है वो बढ़ानी पड़ती है, इससे ताकि इफेक्टिवली जो है टैक्सेशन पॉलिसी रेज की जा सके, ठीक है। इसी के थ्रू ही सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। हाउएवर प्रॉपर केयर हैज़ टू बी टेकन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट के लिए इन्हें प्रॉपर केयर करनी पड़ती है, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो होते हैं इन्वेस्टमेंट के आर चैनलाइज किए जाते हैं इन द डेवलपमेंट के अंदर, अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स के अंदर, जो अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं जहाँ से कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रही है ऑफ द इकोनॉमी। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी जियोपार्डाइज्ड, इवन अगर जियोपार्डाइज्ड हो जाती है, मतलब ख़राब हो जाती है इकोनॉमिक कंडीशन डेवलपमेंट जो होती है, ठीक है। इवन इफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स रेट्स आर इंक्रीज्ड, चाहे इनकम और सेविंग के रेट्स भी बढ़ जाएं, तब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ख़राब हो जाती है अगर इन अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स अगर कर दी जाती हैं तो, ठीक है। दस द टैक्स पॉलिसी हैज़ टू बी प्रोडक्टिव सेक्टर्स, मतलब जो टैक्स पॉलिसी होती है वो प्रोडक्टिव सेक्टर्स के अंदर ही की जाती है ऑफ द इकोनॉमी के अंदर, इंक्लूडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब जहाँ से गवर्नमेंट को अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पे वो इनकम कर सकती है, ऐसी जगहों पे ही इन्वेस्टमेंट करती है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंक्लूड है, जैसे बिल्डिंग बनाना, रोड्स बनाना, ये सारे, और प्रोडक्शन, खेती बाड़ी हो गई, जहाँ से गवर्नमेंट को रिवेन्यू इकट्ठा हो जाए, वहाँ से वहीं पे ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है। सेकंड टॉपिक है इसका, सेकंड पॉइंट है फुल एम्प्लॉयमेंट। ये जो ऑब्जेक्टिव है इसका, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट है। सिंस द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव डिमांड, अ कंट्री डिजायरस ऑफ अचीविंग द गोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट मस्ट कट डाउन द रेट्स ऑफ टैक्सेस। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट का जो अचीव करने के लिए गोल, गवर्नमेंट को रेट्स ऑफ टैक्सेस को थोड़ा सा कम करना पड़ता है, ताकि पूरी एम्प्लॉयमेंट या रोज़गार दिया जा सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके आगे बताया है इसमें, कॉन्सिक्वेंटली डिस्पोजेबल इनकम विल राइज, एंड जो डिस्पोजेबल इनकम है वो राइज हो जाएगी, हैंस डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विल राइज। उससे क्या होगा कि जो डिमांड हो जाएगी, जो मांग हो जाती है वो गुड्स एंड सर्विसेज की बढ़ जाती है, विल राइज, वो बढ़ जाएगी। इंक्रीज डिमांड विल स्टिमुलेट इन्वेस्टमेंट लीडिंग टू अ राइज इन इनकम एंड
एम्प्लॉयमेंट थ्रू द मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। इस मल्टीप्लायर मैकेनिज्म के थ्रू जो डिमांड जो बढ़ जाएगी वो इन्वेस्टमेंट के अंदर वो लीड करेगी, उससे क्या होगा, इनकम भी बढ़ जाएगी और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी। एक सिस्टम, ऐसा मल्टीप्लायर मैकेनिज्म सिस्टम चलाना पड़ता है गवर्नमेंट को, ताकि जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है इनकम और एम्प्लॉयमेंट दोनों को बढ़ा सके। थर्ड इसका ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब जो रेट्स हैं उनको स्टेबल करना, मतलब ऊपर नीचे ना हो रेट्स, जो चीज़ों के कमोडिटीज़ हैं, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनके प्राइस को स्टेबल करना। थर्डली टैक्सेशन कैन बी यूज्ड टू एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी। अ शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन, मतलब ये शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव होता है कि भी इंश्योर करें कि प्राइजेज में स्टेबिलिटी रहे, मतलब एक ही रेट रहना चाहिए, ज़्यादा ऊपर नीचे डेली रेट्स नहीं बढ़ने चाहिए या कम नहीं होने चाहिए। टैक्सेस आर रिगार्डेड एज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। टैक्सेस जो है इंपॉर्टेंट इफेक्टिव मीन समझा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि भाई आप जिससे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके, मतलब उतार चढ़ाव को कंट्रोल में करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। बाय रेजिंग द रेट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, मतलब डायरेक्ट टैक्सेस के रेट्स को बढ़ा देने से प्राइवेट स्पेंडिंग कैन बी कंट्रोल्ड। प्राइवेटली जो स्पेंडिंग्स होती है, जो खर्चे होते हैं, वो कंट्रोल में कर लिए जाते हैं। नेचुरली द प्रेशर ऑन द कमोडिटी मार्केट इज रिड्यूस्ड, तो इससे जो है प्रेशर जो कमोडिटी मार्केट पे कम हो जाता है। कमोडिटी होती है जो प्रोडक्ट्स को बनाते हैं या देते हैं, सप्लाई करते हैं सामान को, कमोडिटीज़ होते हैं डेली यूज़ के आइटम्स। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन कमोडिटीज़ फ्यूल इन्फ्लेशन टेंडेंसीज। जो कमोडिटी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर जो इम्पोज कर दी जाती, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कमोडिटीज़ के ऊपर लगा दिए जाते हैं, वो इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज को बढ़ा देते हैं। हाई कमोडिटी प्राइजेस जो है ऑन द वन हैंड, एक तरफ तो हाई कमोडिटी प्राइस मतलब चीज़ों के दाम जो बढ़ जाते हैं वो डिस्करेज कर देते हैं कंजम्पशन को। अगर जब आपने मांग और पूर्ति का वो पढ़ा होगा सिद्धांत, जो है आपने इकोनॉमिक्स के अंदर ये जरूर पढ़ा होगा कि जब मांग बढ़ जाती है और अगर रेट अगर बढ़ जाते हैं तो उसकी कंजम्पशन यानी कि कम हो जाती है। अगर प्राइस बढ़ा देंगे, रेट बढ़ जाएंगे, तो कंजम्पशन उसकी पूर्ति कम हो जाएगी, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड एनकरेज करता है सेविंग को। जब रेट किसी चीज़ के बढ़ जाते हैं, डिमांड बढ़ जाती है, तो सप्लाई भी बढ़ती है, लेकिन अगर आप रेट बढ़ा देंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है ना, तो लोगों की मांग कम हो जाती है रेट बढ़ाने से, तो कंजम्पशन कम होती है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ एनकरेज कर देगा सेविंग को, अपोजिट सेविंग को एनकरेज करेगा कि भाई लोगों की फिर सेविंग बढ़नी शुरू हो जाएगी, लोगों की डिमांड कम हो जाएगी, वो अपना खर्चा बचाएंगे, ठीक है। अपोजिट इफेक्ट विल ऑकर व्हेन टैक्सेस आर लेवाइड आर लोअर्ड डाउन ड्यूरिंग डिफ्लेशन, मतलब अगर डिफ्लेशन के टाइम पे टैक्सेस को कम कर दिया जाएगा तो अपोजिट इफेक्ट पड़ जाएगा उसके ऊपर, सेविंग्स के ऊपर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट, आई थिंक। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। जो कंट्रोल होता है, मैंने आपको बताया था फ्लक्चुएशन अप डाउन जो हो रहा है, जो सर्कल साइकिल चल रहा है देश के अंदर कि भाई ये बनाया, इधर गया, फिर इधर से एक्सपोर्ट हुआ, इंपोर्ट हुआ, फिर इधर गया, ये साइकिल जो चलता रहता है, ये इसको कंट्रोल करने के लिए फ्लक्चुएशन को, इन साइकिल के अंदर रेट्स जो हैं कम ऊपर नीचे नहीं होते रहने चाहिए, उसको कंट्रोल करना ये ऑब्जेक्टिव होता है। फोर्थ, कंट्रोल ऑफ साइक्लिक फ्लक्चुएशन पीरियड ऑफ बूम एंड डिप्रेशन। इसको पीरियड ऑफ बूम एंड डिप्रेशन भी कहा जाता है कि कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। इज़ कंसिडर टू बी अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन। इसको एक अलग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव माना जाता है कि यही है एक ऑब्जेक्टिव, इसको कंट्रोल करना। ड्यूरिंग डिप्रेशन, डिप्रेशन के टाइम मतलब जब देश में नुकसान हो रहा हो या घाटा हो रहा हो या अच्छा नहीं चल रहा, टैक्सेस आर लोअर डाउन, तब टैक्सेस को कम कर दिया जाता है। वाइल ड्यूरिंग बूम, बूम के टाइम पे जब बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा हो, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है देश के अंदर, तो टैक्सेस जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं। सो दैट साइक्लिकल फ्लक्चुएशन आर टेम्ड, मतलब ताकि फ्लक्चुएशंस जो है साइक्लिकल वो ठीक रहें, ठीक से चलती रहें। उसके बाद फिफ्थ ऑब्जेक्टिव आता है रिडक्शन ऑफ बीओपी डिफिकल्टीज। देखिए फिफ्थली टैक्सेस लाइक कस्टम ड्यूटी वगैरह हो गई, या और ऑल्सो ये भी यूज़ किए जाते हैं कंट्रोल करने के लिए इंपोर्ट ऑफ सर्टेन गुड्स, कुछ गुड्स को या माल को बाहर से इंपोर्ट करने के लिए भी टैक्सेस को लगाया जाता है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी को।
ठीक है। तो इनको ऑब्जेक्टिव होता है उसके रिड्यूस कर दे इंटेंसिटी ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट की डिफिकल्टीज जो आ रही हैं उनको कम करने के लिए, एंड एनकरेज करने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन। मतलब आप बाहर से उत्पादन बाहर से मंगवाने के बजाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन कीजिए, अपने देश के अंदर ही उत्पादन कीजिए ऑफ इम्पोर्ट सब्सिट्यूट्स का। मतलब इंपोर्ट ज़्यादा मंगवाने के बजाय सब्सिट्यूट्स मतलब अपने देश के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्शन कीजिए, अपने देश में ही उत्पादन कीजिए। ठीक है, घरेलू उत्पादन जिसको कहा जाता है। तो अपने देश में ही उत्पादन करेंगे तो आपको बाहर से मंगवाने का खर्चा कम पड़ेगा, क्योंकि बाहर से मंगवाई हुई चीज़ें महंगी पड़ती हैं, उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। तो कस्टम ड्यूटी का टैक्स अलग से उन प्रोडक्शन आइटम्स के अंदर ऐड कर लिया जाता है। तो वो बाहर घूम फिर के ये सारा जो भार है वो उपभोक्ता के ऊपर ही पड़ता है, या उपभोक्ता होता है कंज्यूमर जो उनको यूज़ करेगा, तो सारा खर्चा उनके ऊपर ही पड़ता है। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को डिफिकल्टीज को कम करना भी ऑब्जेक्टिव है। लास्ट पॉइंट है इसका द रिवेन्यू ऑब्जेक्ट नॉन रिवेन्यू ऑब्जेक्टिव, मतलब कि भाई रिवेन्यू के अलावा क्या ऑब्जेक्टिव है। 6 पॉइंट है। फाइनली अनदर एक्स्ट्रा रिवेन्यू और नॉन रिवेन्यू ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन इज द रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। मतलब ये भी एक इनका ऑब्जेक्टिव है कि भाई सिर्फ रिवेन्यू इकट्ठा नहीं करना हमने, बल्कि इनमें इनइक्वालिटीज़ में कमी करना, मतलब कम करना। इनइक्वालिटीज़ मतलब समानता जो नहीं चल रही है किसके अंदर, इनकम के अंदर, लोगों की इनकम के अंदर और वेल्थ के अंदर। उनके मतलब जो सोर्सेज जो उनकी तरक्की हो रही है वो बराबर होनी चाहिए, किसी की कम किसी की ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। दिस कैन बी डन बाय टैक्सिंग द रिच एट हायर रेट, मतलब अमीर लोगों पे ज़्यादा टैक्स लगाकर और गरीबों के ऊपर कम लगाकर ही, और बाय इंट्रोड्यूसिंग अ सिस्टम ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। और एक इंट्रोडक्शन मतलब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का सिस्टम को इंट्रोड्यूस करके ला के ही, और अमीर लोगों पे ज़्यादा टैक्स और गरीबों पे कम टैक्स लगाकर ये जो समानता है ये बनाई जा सकती है। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम और वेल्थ जो है इसको ठीक किया जा सकता है। तो ये मेन 6 ऑब्जेक्टिव्स थे। आई होप आपको आज समझ में आ गया होगा आपका आज का टॉपिक, ये ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे टैक्सेशन के। अगर आपको पसंद आया हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लॉ नोट्स अकेडमी, इससे रिलेटेड टैक्सेशन से रिलेटेड 2 वीडियोस और हैं। बाकी और भी लॉ के सब्जेक्ट्स पे बहुत सारे वीडियोस बने हैं, आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।